हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था 21 जनवरी को, उसके हम पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपने सीडीपी में 30 में से कितना स्कोर गेन किया है। तो आप यहाँ पर अपने आंसर मिला सकते हैं और बाद में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपने 30 में से कितने सही किए हैं। और एक और जो मामला चल रहा है पेपर लीक होने वाला, तो उसमें ये पेपर कैंसिल होगा, पेपर फिर से होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, जिससे अगर कैंसिल भी होता है तो आप आगे जो भी पेपर होगा उसमें स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो ये गलत होगा। पर्यावरण में निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये सही है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात, तो ज्ञान जन्मजात नहीं होता। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्वृत्ति, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये अधिक जानकार वाली बात जो करते हैं वाइगोत्स्की करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो सभी बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यही आंसर हमारा सही नहीं है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा सही। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो महारत लक्ष्य अभिविन्यास ये बताता है कि अपने कौशलों में सुधार करना, अपनी समझ में सुधार करना और अपने प्रदर्शन को सुधारना। ठीक है, इसमें यही बताया जाता है। तो अपमान के डर से, असफलता और सजा से बचने पर ध्यान देना, तो ये महारत उन्मुखी लक्ष्य का नहीं है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, तो प्रतिस्पर्धा ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसको हम वैसे ही एलिमिनेट करते हैं। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये गलत है। कुछ तो हस्तक्षेप शिक्षक का भी होता है। शिक्षक कक्षा में ज्ञान का एक प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ये गलत होगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन देते हैं। आलम्बन मतलब स्कैफोल्डिंग, या फिर यहाँ पर सहायता देते हैं। तो ये आंसर आपका सही है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का, तो हम स्टैंडर्डाइज्ड चीजें यहाँ पे नहीं रखते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता रिक्त स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को रिक्त स्थान सीखने में सक्षम बनाती है। तो चिन्हों के लिए चिन्ह का प्रयोग करना यह होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह विकसित होती है और विद्यार्थियों को गणित, बीजगणित और गणना करने में यह क्या करती है? सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो विश्लेषण करने या फिर रचनात्मक आंसर जो मिलेगा हमें, क्रिएटिव आंसर मिलेगा, या समस्या समाधान वाला क्वेश्चन हम जिसको कहेंगे, वह प्रश्न कैसे से शुरू होते हैं? हाउ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन 4 में कि टू किल ए मॉकिंग में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तो यही हमारा उत्तर होगा। कौन, क्या, क्या, ये आपके एक वर्ड वाले आंसर हैं, तो ये गलत होंगे। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कथन और कारक का क्वेश्चन है, छात्रों के अच्छे प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है। यदि छात्रों को रिस्पॉन्स मिलता है, स्कूल में उनकी भावना का ख्याल रखा जाता है, तो वह अधिक संभावना है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो यह सही है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ये भी सही है। दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों कथन सही है और जो है आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो इसमें से क्या होता है? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इस चीज को क्या होगा?
महत्व मिलेगा या प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तीनों जो हैं ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही लगा सकते थे। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, तो ये गलत होता है। मतभेदों को असमान और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना, ये भी गलत होता है। और विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, तो ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या होता है? मानक संदर्भित होता है, तो आकलन मानक नहीं होता। वस्तुनिष्ठ भी गलत हो जाएगा और योगात्मक भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रचनात्मक आकलन की बात करते हैं। तो यहाँ पर गतिशील होता है आकलन, तो ऑप्शन 2 इसे यहाँ पे आप सही लगा सकते थे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम पेपर 1 और अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया आपका, SST वगैरह, सभी के लिए यहाँ पर आंसर की लेके आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो यह आपके दृष्टि संबंधी समस्या उसके अंदर हो सकती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर हम करेक्ट लगा सकते थे। नेक्स्ट, अभिकथन और कारक का फिर से क्वेश्चन है। वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई बच्चा 16 वर्ष की आयु में किशोर अवस्था में जाता है, कोई 17 में और कोई 18 में। एक फिक्स कोई बिंदु नहीं होता जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये किशोर अवस्था में पहुंच गया। इसका रीजन है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर भी करेक्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी सही है। तो ए और आर यहाँ पर भी दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर भी करेक्ट बोल सकते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। केवल उन्हीं को कार्य देना जो वर्तमान में स्वतंत्र है, तो ये गलत होगा। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ये भी गलत होगा। पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ना, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन 3 इसको सही बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए कहें, तो यही आपका सही हो सकता है। नियम और परिभाषा याद करें, गलत होगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्र पूरी करने को कहें, तो ये भी गलत होगा। उद्दीपक और प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि सीखने को कहें, तो यही भी गलत होगा। 15वां क्वेश्चन के लिए आप 1 आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे रिक्त स्थान के साथ अंतःक्रिया के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खालिस्तान हैं। तो जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? अधिक जानकार अन्य मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अपठन वैकल्य या फिर जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, एक रिक्त स्थान स्थिति है जो स्थिति है जो विद्यार्थियों की रिक्त स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया एक तरीके से तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल क्या होती है? स्थिति होती है जो शिक्षार्थियों की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, तो ये गलत होगा।
समाजीकरण जटिल है तो सही है। समाजीकरण बहुआयामी है, ये भी सही है। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो ये भी सही है। तो बी, सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन 4 में यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि समावेशन सभी चीजों को एक साथ मिलाने की बात करता है, समाप्त करने की नहीं। तो यहाँ पर केवल अभिकथन सही है, तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पर हम करेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो विभेदित निर्देश देना, उचित समावेशन का पालन करना, विविध दृष्टिकोण का समावेशन, ये आपका क्या है? समावेशी कक्षा के उदाहरण हैं। जो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये आपका समावेशी का कक्षा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हम करेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को जितनी जरूरत है आप उतनी मदद दे सकते हैं। बच्चे को मदद की जरूरत कम होती जाती है, तो आप अपनी मदद देने की जो संख्या है वह कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है अभिकथन सही है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, तो ये भी सही है। अभिकथन और कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही बोल सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये गलत होगा। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, तो ये गलत होगा। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, तो ये भी गलत होगा। स्वनियमन समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, तो ये आपका सही हो सकता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने में कई रास्ते मिलते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। निजी जीवन से जोड़ करके आप पढ़ाएंगे किसी भी संदर्भ को, तो बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रकृति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। सही बात है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, तो ये गलत होगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, तो ये सही है। तो ए बी डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये गलत होगा। शिक्षकों के छात्र की प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ये भी गलत होगा। अधिगम तब बेहतर होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, गलत होगा। छात्र अपने पर्यावरण साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, तो यह है जो देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ये जो आलोचना का तर्क है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता असफलता का परिहार शिक्षार्थी है, गलत होगा। आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो ये गलत होगा। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, गलत होगा। वह बाहरी रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसको जो अपनी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वह प्रथम पुरस्कार पाना, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी में अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है?
पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना, भूलना। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इनमें कंफर्म नहीं है, तो ये आप फाइनल आंसर की का यहाँ पर वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो यह है आपका परंपरागत नैतिकता स्तर में। जो आपका कोहलबर्ग का दूसरा स्तर होता है परंपरागत स्तर, वह इसका क्या होगा, यही जो है इसकी अवस्था होगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संपत्ति के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना गलत है। सभी छात्रों से कम अपेक्षाएं रखना गलत है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना ये गलत है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, तो ये सही बात है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि 30 में से कितने आपने करेक्ट किए हैं। और इसी तरीके से हम पेपर जो 1 है उसके भी जो आंसर सीट है उसको भी लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ एसएसटी, ईवीएस, मैथ्स और सभी चीजें आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।